फ्रेंड्स, आइए एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल करते हैं और आज हम एक नए वीडियो में जुड़ते हैं और ये वीडियो है उर्दू का प्रैक्टिस सेट लेकर के आज आपके सामने हम हाजिर हुए हैं। अभी जो बिहार सरकार के ज़रिए सक्षमता परीक्षा का जो इनकाद होने वाला है, उसी सक्षमता परीक्षा के तहत ये वीडियो हम लेकर के आए हैं उर्दू सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपको 6 to 8 ले लीजिए, 9th 10th 11 12 हर तीनों के लिए ये वीडियो नहायत ही मुफीद है। तो आपसे हम गुजारिश करेंगे कि आप वीडियो को एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी के साथ समझें। अगर ना समझ में आए तो आप हमें कोई भी इश्काल हो तो उसको कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, हम आपके इश्काल को दूर करेंगे। साथ ही साथ वीडियो का लिंक एक दूसरे से शेयर कीजिए ताकि जो लोग नहीं जुड़ सके हैं, जिन लोगों को तक ये वीडियो नहीं पहुंच रही है, उन तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए। और मेन जो आपसे गुजारिश करनी है वो ये कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो आए तो वो आप तक ज़रूर पहुंच जाए। तो चलिए हम बगैर किसी रद्दो बदल के हम अब डायरेक्ट अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारा प्रैक्टिस सेट क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। पहला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। उर्दू प्रैक्टिस सेट 1 है, ये पहला प्रैक्टिस सेट है। इसके बाद हम रेगुलर बेसिस पे लगातार प्रैक्टिस सेट 2, 3 हम एक सीरीज लेकर के आएंगे और हर सीरीज में पूरे क्वेश्चन की तफसील के साथ हम पूरे क्वेश्चन को बतलाएंगे। ये नहीं है कि एक सवाल को हम सीधे सवाल जवाब करते चले जाएंगे, हर सवाल का जवाब हम आपको तफसील से यहाँ देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए, पहला जो सवाल है वो आपके स्क्रीन पर है कि सवाल नंबर 1 है और इसका क्या नाम है कि रानी कैतकी की कहानी के मुसन्निफ कौन है। हमें और आपको सबको पता है कि रानी कैतकी एक बहुत ही मशहूर दास्तान है। क्या है? दास्तान है। इसका ख्याल रखिएगा कि ये दास्तान है। रानी कैतकी की कहानी बहुत ही मशहूर दास्तान है। तो इसके जो है क्या बोलते हैं कि मुसन्निफ कौन है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 में अमीर खुसरू है, ऑप्शन नंबर 2 में अमानत लखनवी है, ऑप्शन नंबर 3 में इंशाउल्लाह खाइंशा है और ऑप्शन नंबर 4 में मिर्ज़ा गालिब हैं। तो इस दास्तान के जो मुसन्निफ है वह इंशाउल्लाह खाइंशा हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा आपका वो बिल्कुल सही जवाब होगा। और रानी कैतकी की कहानी एक ऐसी दास्तान है जिसको सबसे पहले जो है ना हिंदवी ज़बान में लिखने के लिए जो है क्या बोला गया कि एकदम पूरी तरह से हिंदवी ज़बान, यानी इसमें फ़ारसी और अरबी की आमेज़िश बहुत ही कम है और पूरी खालिश जो है हिंदवी ज़बान में लिखने का दावा किया गया है। और इंशाउल्लाह खाइंशा की एक और किताब दरियाए लताफ़त, क्या है? दरियाए लताफ़त काफ़ी मशहूर किताब है। कौन सी किताब? दरियाए लताफ़त, जो इंशाउल्लाह खाइंशा की किताब है दरियाए लताफ़त। दरियाए लताफ़त ये नहायत ही मशहूर किताब है। इसके भी मुसन्निफ इंशाउल्लाह खाइंशा हैं और ये दरियाए लताफ़त जो है वह कवायद की किताब है। तो आपको एक सवाल से कई सारे जवाब आपको हासिल हो गए। जैसे रानी कैतकी की कहानी जो है दास्तान है। अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि रानी कैतकी की कहानी क्या है, तो राजा उदेबान और क्या बोलते हैं रानी कैतकी की जो है ये इश्किया दास्तान है और उनकी जो है कहानी है। और दास्तान में आपको पता है कि हर तरह से जो है क्या बोला जाता है कि जिन्नात परी वगैरह की बातचीत चलती है। तो वही सब बातें इस दास्तान के अंदर ही बयान की गई और सबसे मुख्तसर दास्तान है। लगभग उमूमन हमको लग रहा है कि 30 से 35 पेज की ये दास्तान है और इसी दास्तान को हम क्या कहते हैं, इंशाउल्लाह खाइंशा इसके राइटर है और इसका नाम क्या है? रानी कैतकी की कहानी है। चलिए अब सवाल नंबर 1 आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, तो हम सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है? किसकी शायरी रुमान और इनकलाब का हसीन संगम है? इसके ऑप्शन नंबर 1 में फैज़ अहमद फैज़, ऑप्शन नंबर 2 में मीर तकी मीर, ऑप्शन नंबर 3 में मीर दर्द, ऑप्शन नंबर 4 में वली दकनी। तो फैज़ अहमद फैज़ हम सबको पता है, फैज़ अहमद फैज़ जो है नहायत मुतासिर थे तरक्की पसंद तहरीक से और रोमानी शायरी भी करते थे। तो इसलिए इनकलाब और रोमान का हसीन संगम इनके पास हो गया। मीर तकी मीर का जो ज़माना था वह ज़माना दिल्ली की बर्बादी का ज़माना था। उस ज़माने में इनकलाब की कोई गुंजाइश नहीं थी, हर तरफ से हमले हो रहे थे। मीर दर्द भी उसी ज़माना, और मीर दर्द तो सबसे मशहूर शायर है, तसव्वुफ़ के शायर हैं, तो उनका रोमान और इनकलाब से कोई मतलब है नहीं। और वली दकनी का जो ज़माना था वह बहुत दक्कन का ज़माना था और दक्कन में इनकलाब की कोई सूरत पेश नहीं आई थी। इसलिए फैज़ अहमद फैज़ जो हमारे शायर हैं, तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 होगा वो बिल्कुल सही होगा कि फैज़ अहमद फैज़ जो शायर हैं वह रुमान और इनकलाब के हसीन संगम है। इनकी शायरी जो है वह क्या है? रुमान और इनकलाब का हसीन संगम है। तो इस सवाल का सबसे सही जवाब क्या होगा? फैज़ अहमद फैज़।
चलिए अब हम सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 जो है, उर्दू की पहली दास्तान कौन सी है? तो इसका ऑप्शन है फसाना अजायब, दूसरा सबरस, तीसरा बागो बहार, चौथा फूलबन। तो हमें और आपको पता है कि उर्दू की जो नसरी जो असनाफ की जो इब्तिदा होती है वह दास्तान से होती है, और सबसे जो पहली दास्तान है वह कौन सी है? सबरस है, जिसके राइटर कौन है? तो उनके राइटर का नाम है मुल्ला वजही। मुल्ला वजही इनके राइटर है, याद रखिएगा। और मुल्ला असदुल्ला वजही इनका नाम है, असल नाम। और ये कुतुब शाही अहद के जो बड़े जो है अदीब हैं, इनको दास्तान गो कहिए, शायर भी हैं, कुतुब मुश्तरी भी इन्होंने मसनवी की शक्ल में लिखा है। तो इस हिसाब से ये बड़े राइटर में शुमार किए जाते हैं। दक्कन के एक बड़ा दक्कनी जो उदबा हैं, जो शोरा हैं, उनमें एक बड़ा नाम मुल्ला असदुल्ला वजही का है, और उनकी ही लिखी हुई किताब सबरस है, जिसको उर्दू की पहली दास्तान होने का शर्फ हासिल है। चलिए अब हम सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है? खुतबात अहमदिया किसकी तसनीफ़ है? मौलाना आज़ाद की है, सर सैयद की है, शिबली नोमानी की है, या अल्लामा इकबाल की है? तो मौलाना आज़ाद की भी ये तसनीफ़ नहीं है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा कि ये खुतबात अहमदिया जो है वो किनकी? सर सैयद अहमद ख़ान की तसनीफ़ है। और इनमें जो है ना खुतबात जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या ये खुतबात अहमदिया किसकी? सर सैयद अहमद ख़ान की खुतबात है। चलिए तसनीफ़ है। चलिए अब हम सवाल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 जो है हमारा क्या करा, आपके स्क्रीन पर देखिए। नई दुनिया को सलाम किस शायर का शेरी मजमुआ है? नई दुनिया को सलाम सवाल नंबर 5 है, वह किस शायर का शेरी मजमुआ है? नंबर 1 ऑप्शन में है जोश मलिहाबादी, नंबर 3 इब्ने इंशा। इब्ने इंशा उन्हें ही बोलते हैं, इंशाउल्लाह खां इंशा को, जिनकी किताब रानी कैद की कहानी ऊपर गुजर गया, जिनकी मशहूर किताब दरिया लताफत है, और इसी तरह उनकी एक और मशहूर किताब सलक गौहर है। ठीक है, तो इस हिसाब से। और ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या करा? अली सरदार जाफरी। ऑप्शन नंबर 4 मखदूम मुहियुद्दीन। तो आपका जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन नंबर 3 होगा, यानी नई दुनिया को सलाम अली सरदार जाफरी का शेरी मजमुआ है। क्या है? अली सरदार जाफरी के शेरी मजमुआ का नाम नई दुनिया को सलाम है। ये याद रखिएगा, क्या नाम है? नई दुनिया को सलाम, और ये अली सरदार जाफरी का शेरी मजमुआ है। चलिए अब हम सवाल नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। पंडित ब्रिज नारायण चिकबस्त कैसी शायरी करते थे? खमरियात की शायरी करते थे, कौमी व वतनी शायरी करते थे, मज़ाहिया शायरी करते थे, कि बच्चों की शायरी करते थे? खमरियात की शायरी ये बिल्कुल नहीं करते थे। इनका इस सवाल का जो सबसे सही जवाब होगा वह ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट जवाब होगा, और इन्हें जो है कौमी शायर भी कहा गया है। ब्रिज नारायण चिकबस्त को क्या कहा गया है? कौमी शायर कहा गया है। तो इस हिसाब से आप देखिएगा तो ये जो है ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल सही जवाब होगा कि कौमी व वतनी शायर हैं कौन? ब्रिज नारायण चिकबस्त। चलिए, पंडित ब्रिज नारायण चिकबस्त, और इनको कौमी शायर का लक़ब भी हासिल है। अब सवाल नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। मौलाना आज़ाद का अखबार अल हिलाल कहाँ से निकलता था? मौलाना आज़ाद का अखबार, मौलाना आज़ाद ने बहुत ही मशहूर अखबार निकाला था अल हिलाल नाम का, ठीक ना? और ये कब निकाले थे इन्होंने? 1912 में। लेकिन 1914 आते आते अंग्रेज़ी हुकूमत को इस अखबार से, ये मुजाहिदीन आज़ादी में मौलाना आज़ाद का शुमार होता है, और ये बहुत ही आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे थे आज़ादी की जंग में। तो बहुत ज़्यादा उन लोगों को तकलीफ़ हुई इस अखबार से और 1914 आते आते इस अखबार को बंद कर दिया गया। और इस अखबार को बंद करने के बाद मौलाना आज़ाद जो है रुके नहीं, बल्कि इसी अखबार के मुमासिल एक दूसरा अखबार अल बलाग नाम से निकालना शुरू कर दिया। क्या? अल बलाग। ठीक, अल बलाग नामी अखबार भी निकालना शुरू कर दिए। तो इस सवाल का सही जवाब होगा दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, आगरा। इस तीनों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही है कि मौलाना आज़ाद का जो अखबार है अल हिलाल वह कलकत्ता से निकलता था। और मौलाना आज़ाद अपनी उम्र की बहुत ज़्यादा ज़िंदगी या तो जेल में बिताई है या फिर वह कलकत्ते की सरजमीन पर बिताई है, समझ गए ना? तो इसलिए वहीं से अल हिलाल नामी अखबार इन्होंने शाया किया था, जिसे आप याद रखिएगा कि हुकूमत ने ज़ब्त कर लिया, और हुकूमत के ज़ब्त करने के बाद फिर मौलाना आज़ाद ने अल बलाग नामी अखबार निकाला था। तो मौलाना आज़ाद इस हिसाब से 2 अखबार निकाले, एक का नाम अल हिलाल और दूसरे का नाम अल बलाग। चलिए अब हम सवाल नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं।
मौलाना आज़ाद की पैदाइश कहाँ हुई, जिसमें ऑप्शन नंबर मौलाना आज़ाद की पैदाइश कहाँ हुई? ऑप्शन नंबर 1 में क्या है, कलकत्ता है, ऑप्शन नंबर 2 सियालकोट, ऑप्शन नंबर 3 दिल्ली, ऑप्शन नंबर 4 मक्का मुकर्रमा। तो हमें पता है कि मौलाना आज़ाद की पैदाइश कहाँ हुई थी। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल सही जवाब होगा कि मक्का मुकर्रमा में इनकी पैदाइश हुई। वहाँ से ये इनके आबाओ अजदाद हिजरत करके हिंदुस्तान चले आए। कलकत्ता में इन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी। सियालकोट बहुत मशहूर है, लेकिन सियालकोट में किनकी पैदाइश हुई है, हमें और आपको याद रखिएगा, सियालकोट में किनकी पैदाइश हुई है, अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल भी उर्दू के एक बड़े शायर हैं, एक बड़ा नाम समझिए 20वीं सदी का सबसे बड़ा शायर अल्लामा इकबाल है। तो अल्लामा इकबाल की पैदाइश कहाँ हुई थी, सियालकोट में। तो इस क्वेश्चन से भी हम 2-3 सवाल अखज़ कर लिए कि मौलाना आज़ाद मक्का में पैदा हुए, वहाँ से चले आए और कलकत्ता में अपनी ज़िंदगी के बेशतर हिस्से इन्होंने कलकत्ता में गुजारे। और सियालकोट में किनकी पैदाइश हुई, सियालकोट में अल्लामा इकबाल की पैदाइश हुई। चलिए अब हम सवाल नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। और फिर हम आपसे एक बार गुजारिश करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और इसका लिंक एक दूसरे से शेयर कीजिए, ताकि जिन लोगों तक ये पहुँच नहीं पा रहा उन तक भी ये कंटेंट पहुंच जाए, ताकि उन्हें भी अपने एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो और वह एग्ज़ाम में पूरे के पूरे सवाल हल करने की कोशिश करें। क्योंकि यहाँ हर क्वेश्चन की तफसील बताई जा रही है, सिर्फ प्रैक्टिस सेट नहीं है, बल्कि हर क्वेश्चन को उस हिसाब से आइडेंटिफाई कर दिया जाता है। एक क्वेश्चन में आप 3-4 सवाल ज़रूर समझ लीजिएगा। तो चलिए सवाल नंबर 9 हमारा है, अल्लामा इकबाल की पैदाइश कहाँ हुई, और इसका जवाब तो सवाल नंबर 8 में ही आपको मिल चुका है। तो इस हिसाब से इस पर ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है। वक्त की नज़ाकत को देखते हुए हम इसका सीधा ऑप्शन नंबर 1 टिक कर देंगे कि सियालकोट में अल्लामा इकबाल की पैदाइश हुई। ठीक, चलिए सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में उमराव जान अदा के मुसन्निफ़ कौन हैं। अब उमराव जान अदा पे पहले बात कर लेते हैं। उमराव जान अदा उर्दू नावल में एक अहम मकाम है। उमराव जान अदा का नावल का एक अहम ये क्या है, नावल है। तो आपको सबसे पहले तो एक सवाल आप जान लिए, अगर ये सवाल आ जाए कि उमराव जान अदा किस नौइयत की किताब है, तो आपको वहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा और सबसे पहले आप क्या कह दीजिएगा कि उमराव जान अदा नावल है। ठीक ना। अब उमराव जान अदा के मुसन्निफ़ कौन है, तो मीर हसन है, मिर्ज़ा हादी रुस्वा है, नून मीम राशिद है या प्रेमचंद है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है वह सही है, मिर्ज़ा हादी रुस्वा की यह तख्लीक है। और ये लखनऊ की ज़वाल आमादा, जब इनका जो नावल जब छप करके आया तो लोग बहुत ही ज़्यादा जो लखनवी तहज़ीब थी, वो लखनवी तहज़ीब इस नावल के अंदर बयान किया गया है कि उस मुआशरे में कैसे तवाइफ को अहमियत हासिल थी। तवाइफ तक जो है क्या बोलते हैं, उमरा उदबा, उस ज़माने के नवाबीन सुल्तान वगैरह लोग शौक़ से जाते थे और मुजरा होता था और लोग शौक़ से जो है वहाँ क्या बोलते हैं कि पूरा स्टेज सजता था और उस पर आकर के, तो उसी में एक तवाइफ थी जिसका नाम क्या था, अमीरन नाम था, और उसको फैज़ अली डाकू ने उसके बाप से रंजिश के सबब ला करके लखनऊ के एक तवाइफ खाने में बेच दिया था, जहां वह पूरी ज़िंदगी मुजरा करते हुए ज़िंदगी गुजार दी और वहां उसका नाम क्या रख दिया गया, अमीरन से उमराव जान अदा रख दिया गया और उसी नाम से वह मुजरा करती थी। तो इस हिसाब से लखनवी पूरी तहज़ीब की अक्कासी अगर किसी एक नावल ने की है तो वह नावल उमराव जान अदा है, जिसके मुसन्निफ़ मिर्ज़ा हादी रुस्वा है। और एक बात और, ये नावल जो है बयान कहानी के तर्ज पर लिखा गया नावल नहीं है, बल्कि यह आप बीती के तर्ज पर लिखा गया नावल है। आपके सामने अगर इस तरह का भी सवाल आ जाए कि आप बीती के तर्ज पर लिखा हुआ नावल कौन सा है, तो आप उस वक्त भी उमराव जान अदा का नाम लीजिएगा और उसके मुसन्निफ़ मिर्ज़ा हादी रुस्वा हैं। चलिए, तो इस सवाल से आपको बहुत सारा मालूमात हासिल हो गया होगा। 4-5 क्वेश्चन आप अगर इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर हम आपसे वही एक गुजारिश करेंगे कि अगर आप नए हैं तो बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और हर क्वेश्चन का जवाब जो है आप कमेंट करके बताइए। जहाँ भी कोई कन्फ्यूज़न हो आप कमेंट कीजिए, हम आपके कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे इंशाल्लाह। और जो है लिंक ज़रूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, अपने ग्रुप्स में लिंक ज़रूर डालिए ताकि जिन तक कंटेंट नहीं पहुँच पा रहा है वह लोग भी इस्तेफादा हासिल कर सकें। चलिए अब हम सवाल नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं और सवाल नंबर 11 है, निहाल चंद लाहौरी का ताल्लुक़ किस इदारे से है? फोर्ट विलियम कॉलेज, नवल किशोर प्रेस, दिल्ली कॉलेज, दारुत तर्जुमा उस्मानिया। तो ये ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 1 जो है वह बिल्कुल सही है कि निहाल चंद लाहौरी का ताल्लुक़ फोर्ट विलियम कॉलेज से है। अब फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे 2-3 चीज़ जान लीजिए कि फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम कलकत्ता में हुआ। कहाँ हुआ? कलकत्ता में। तो अब आपको इसका जो है कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है, तो आप सीधा जवाब दे दीजिएगा कलकत्ता में है। उसके बाद 1800 ईस्वी में
सन 1800 में इसकी बुनियाद डाली गई। और इसका मकसद क्या था फोर्ट विलियम कॉलेज का? इसका मकसद यही था कि अंग्रेज़ों को ये एहसास होने लगा कि अगर अब हम हिंदुस्तान पे हुकूमत करेंगे, हम क्यों ईस्ट इंडिया कंपनी अब पैर पसार रही थी उस दौरान, और ईस्ट इंडिया कंपनी एकदम मुस्तहकम हो गई थी हिंदुस्तान के अंदर। तो अंग्रेज़ों को ये एहसास हुआ कि अगर हमको इंडिया पे हुकूमत करनी है, हिंदुस्तान पर अपना हुकूमत जमाना है, तो इसके लिए हमें यहाँ की लैंग्वेज सीखनी होगी। और उसी लैंग्वेज सीखने के गर्ज से, ताकि जो है किसके अंग्रेज़ जो वहाँ से आए और जो यहाँ ओहदेदार मुकर्रर हों, जो भी छोटे छोटे ओहदेदार हों, उन तमाम को यहाँ की जो मादरी ज़बान है, जो उस वक्त उर्दू एक अहम ज़बान की हैसियत रख रही थी, उसको सिखाने के लिए इसी गर्ज से फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियाद डाली गई। जब फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियाद डाल दी गई तो फिर क्या हुआ कि डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट को हिंदुस्तानी शोबा का सदर मुकर्रर कर दिया गया। और उस सदर मुकर्रर करने के बाद अब तो उनके सामने एक बड़ा चैलेंज आ गया। चैलेंज ये आया कि हम सिखाएंगे कैसे। तो उसके लिए फिर एक इश्तिहार निकाला गया कि हिंदुस्तान के जो भी उदबा शोअरा अपने फ़न का जौहर दिखलाना चाहते हैं तो वह इस कॉलेज से जुड़े, यहाँ उनको मुनासिब तनख्वाह दी जाएगी। तो फिर बड़े बड़े लोग, जिसमें मीर अमन का नाम शुमार किया जा सकता है, निहाल चंद लाहौरी हैं, उसी की तरह क्या बोलते हैं कि कन्हैया लाल कपूर हैं, हैदर बख्श हैदरी हैं वगैरह, ये लोग फोर्ट विलियम कॉलेज से जुड़े और बहुत ही ज़्यादा तर्जुमा पे ज़्यादा काम हुआ और फ़ारसी की जो तसानीफ़ थी उनको उर्दू में मुंतकिल किया गया। और उसमें फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे मशहूर किताब क्या है? बागो बहार है, जो जिनके राइटर कौन है? मीर अमन देहलवी हैं। ये किताब जो है क्या बोलते हैं, बागो बहार, बहुत ही मशहूर, फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे मशहूर किताब बागो बहार है। तो आप फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में 4-5 सवाल जान लिए। और कलकत्ता में इसकी बुनियाद डाली गई, 1800 में इसकी बुनियाद डाली गई। डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट इसके हिंदुस्तानी शोबा के सदर थे, समझ गए। और इसमें बागो बहार इस कॉलेज की सबसे मशहूर किताब है, जिसके राइटर मीर अमन देहलवी हैं। तो निहाल चंद लाहौरी का ताल्लुक भी इसी इदारे से था, जिसका नाम क्या है? फोर्ट विलियम कॉलेज। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अब हम सवाल नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12 है, मुरव्वजा मरसिया के एक बंद में कितने मिसरे होते हैं? 7, 8, 6, 10। मुरव्वजा मरसिया कहने का, मरसिया किसे कहते हैं? मरसिया सबसे पहले आप समझिए कि मरसिया कहते क्या है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत पर जो करबला के जो वाक़यात है, जो करबला में अहले बैत के साथ जो वाक़यात पेश आया, उनका गम का इजहार करना और उस पर आंसू बहाना, और इमाम हुसैन की शहादत पर गम का इजहार करने को जिस नज़्म में ये इजहार किया जाए उसे मरसिया कहते हैं। और ऐसा ज़रूरी नहीं है इमाम हुसैन क्या, अगर कोई दूसरा भी अपने मुआशरे के भी कोई शख्स अगर मर जा रहे हैं तो आप मरने वाले की खूबी को बयान करके अपना इजहार गम अगर कर रहे हैं नज़म के ज़रिए, तो उस नज़म को क्या बुलाया जाता है? मरसिया बुलाया जाता है। तो उस मरसिया के जो मुरव्वजा है, जो रायत जो मरसिया है, उसके एक बंद में कितने मिसरे होते हैं? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल सही जवाब होगा कि उसके एक बंद में 6 मिसरे होते हैं। चलिए अब हम सवाल नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। और सवाल नंबर 13 की तरफ बढ़ने से कबल हम आपसे फिर एक बार इल्तिमास करेंगे कि आप इस चैनल का लिंक अपने दोस्तों से, अपने ग्रुप्स में ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि जिन लोगों तक ये नहीं पहुंच पा रहा है वीडियो, उन तक भी पहुंच जाए, उनको इम्तिहान में काफ़ी आसानी हासिल हो। चलिए अब हम सवाल नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13 आपका कह रहा है, आबे हयात के मुसन्निफ कौन है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मीर अमन, शिबली, हाली। आबे हयात बहुत ही मशहूर किताब है। ये किताब किस चीज़ की किताब है? अब किस नौइयत की किताब है? तो ये तज़किरा है। इसमें शायरी के 5 शोरा व उदबा के 5 अदवार मुतय्यन किए गए हैं और पाँचों दौर में ये किताब जो है क्या बोला जाता है कि पाँचों दौर के शोरा की तर्जुमानी करती है। तो इसके जो राइटर हैं वो कौन से हैं? मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। तो चलिए इस पर ज़्यादा हम सवाल नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। और सवाल नंबर 14 है, आबे हयात किस नौइयत की किताब है? तो आबे हयात किस नौइयत की किताब है? खुद नविश्त है, शेरी मजमुआ है, सवाने है या तारीख़ तज़किरा है? तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा बिल्कुल सही होगा कि यह तज़किरा है और इसके मुसन्निफ़ कौन है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं। इसी मोहम्मद हुसैन आज़ाद, समझिए यही एक किताब है जिसकी बदौलत मोहम्मद हुसैन आज़ाद बहुत ज़्यादा मशहूर हुए। तो आबे हयात बहुत ही मशहूर किताब है और आबे हयात के मुसन्निफ़ कौन है? मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। चलिए अब हम सवाल नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। शेरुल अजम किसकी तसनीफ़ है? अल्ताफ़ हुसैन हाली, मिर्ज़ा गालिब, शिबली नोमानी, सैयद सुलेमान नदवी। शेरुल अजम जो है वह
शिबली नोमानी की तसनीफ़ है और अल्लामा शिबली का शुमार बड़े आलिम दीन में होता है और ये बड़े राइटर भी थे उर्दू के। उर्दू में तनकीद के जो बुनियाद गुजार हैं जिनमें अल्ताफ़ हुसैन हाली और शिबली, कभी भी नाम आएगा तो शिबली और हाली का नाम एक साथ आएगा। उर्दू तनकीद का बाज़ाब्ता आगाज़ हाली ने जिस शम्मा को जलाया उर्दू तनकीद में, उसी शम्मा को रोशनी बख्शने का काम अल्लामा शिबली नोमानी ने किया। और शेरुल अजम के जिल्द चहारुम के अंदर भी पूरी की पूरी तनकीदी किताब है और इसमें शेर व शायरी पर, उर्दू शेर व शायरी पर बहुत ही ज़्यादा तनकीद किया गया है। बहुत ही ज़्यादा जो है उर्दू शायरी के खद्दोखाल को पूरी तरह से पलट करके रख दिया गया है, पूरे पाठ पुर्जे को खोल खोल करके बयान किया गया है। तो इस शेरुल अजम बहुत ही मशहूर किताब है, इसके मुसन्निफ़ अल्लामा शिबली नोमानी है। चलिए अब सवाल नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं कि मुकद्दमा शेर व शायरी किसकी तसनीफ़ है। मुकद्दमा शेर व शायरी, इसका ऑप्शन है मीर अनीस, अल्ताफ़ हुसैन हाली, फैज़ अहमद फैज़, नज़ीर अहमद। मुकद्दमा शेर व शायरी जो है वह अल्ताफ़ हुसैन हाली की है। हाली ने जब अपना दीवान मुरत्तब किया तो उस दीवान पर एक मुकद्दमा लिखा, लेकिन जब बाद में ये मुकद्दमा छप करके आया तो बाज़ाब्ता ये किताब हो गई और इस किताब के ज़रिए उर्दू में तनकीद निगारी की आगाज़ हो गई। समझ गए, तनकीद का आगाज़ यहीं से होता है और यही एक किताब है जो तनकीद का मंबा कहिए, मखरज कहिए, मसदर कहिए, हर चीज़ इसी को समझा जाता है। उर्दू में तनकीद का बाज़ाब्ता आगाज़ इसी किताब से हुआ और ये कब 1893 में, कब ये छप के आया 1893 में। ये बात आप याद रखिएगा। मुकद्दमा शेर व शायरी की की सन्ने-ए-सात कब है 1893 और ये हाली के दीवान का मुकद्दमा है जो उन्होंने अपने दीवान मुरत्तब करने पर यह मुकद्दमा लिखा था और ये मुकद्दमा छप करके आने के बाद बाज़ाब्ता तनकीद का आगाज़ हो गया। और इस किताब के अंदर हाली ने जो है 2-3 चीज़ें उर्दू शायरी के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम बतलाया है, जिनमें तफ़हुस अल्फाज है, उसके बाद मुताला कायनात है, ये सब चीज़ें इनमें अहम है। तख़य्युल, मुताला कायनात और तफ़हुस अल्फाज हाली ने शायरी के लिए ये 3 चीज़ों को अहम करार दिया है, जिसमें तख़य्युल, मुताला कायनात और तफ़हुस अल्फाज, ये 3 चीज़ें इस किताब का मसदर समझिए, या किस किताब का मसदर कर रहे हैं, सॉरी, इस किताब का जो है क्या बोलते हैं आप, क्रीम समझ लीजिए, यही चीज़ बतलाई गई है। 3 चीज़ें शायरी के लिए, तख़य्युल, मुताला कायनात और तफ़हुस अल्फाज। और ये जो है मुकद्दमा शेर व शायरी किसकी तसनीफ़ है, अल्ताफ़ हुसैन हाली की है। हाली ने इसी में ही गज़ल को बेवक्त की रागनी भी कहा है और सबसे ज़्यादा करामत सिन्फ मसनवी को करार दिया है। ये 2 चीज़ भी आप याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। उर्दू का पहला नाविल कौन है? ये बहुत ही मशहूर सवाल है। उर्दू का पहला दास्तान हम पढ़े हैं। पहली दास्तान कौन सी है? क्या बोलते हैं, सबरस है, जिसके मुसन्निफ़ मुल्ला वजी है। तो दास्तान की सिन्फ जैसे 1857 आई तो दास्तान की सिन्फ ख़त्म हो जाती है और यहीं से एक नई सिन्फ जो लोगों की ज़िंदगी की हकीकी तर्जुमानी करने लगती है अफसानवी अदब में, तो उस सिन्फ का नाम नाविल है और यहीं से सिन्फ नाविल का बाज़ाब्ता आगाज़ हो जाता है। और वही नाविल जो पहली जो नाविल है वह मिरतुल उरूस है, जिसके राइटर नज़ीर अहमद देहलवी हैं, डिप्टी नज़ीर अहमद हैं जो इनके राइटर है। मिरतुल उरूस इन्होंने लिखा तो उस वक्त बहुत सारे लोग मिरतुल उरूस को नाविल मानने से इनकार कर देते हैं और उनका कहना यह है कि ये नाविल के जो अज्जा हैं, नाविल के जो क्या बोलते हैं, नाविल के जो रसूमात हैं, नाविल का जो मुतालबात है, उस मुतालबात को ये किताब पूरी नहीं कर सकती। लेकिन ये बाज़ाब्ता एक सिन्फ का आगाज़ कर रहे थे। उस वक्त उर्दू में नाविल जैसी कोई बात मौजूद नहीं थी, नाविल की कोई शक्ल सूरत भी उर्दू में नहीं देखा था। इसलिए हम उनकी इस गलती को हम नज़रअंदाज करके उर्दू अदब का पहला नाविल हम मिरतुल उरूस को ही मानेंगे और इसके राइटर नज़ीर अहमद है, जिन्हें उर्दू का पहला नाविल निगार, और ये कब छपा 1869 में लिखा गया। ठीक, कब लिखा गया 1869 में। तो आप 3-4 चीज़ें, पहला मिरतुल उरूस नाविल है, इसके राइटर डिप्टी नज़ीर अहमद है और 1869 में ये लिखा गया और यहीं से नाविल सिन्फ़े नाविल का बाज़ाब्ता आगाज़ हुआ। चलिए हम सवाल नंबर 18 से, रिसाला अल बलाग के बानी कौन है? और ये सवाल आपका पहले गुजर चुका है। जिन्होंने अल हिलाल निकाला था वही अल बलाग निकाला था। चलिए अब कमेंट कीजिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। 1 में रशीद अहमद सिद्दीकी, 2 में शिबली नोमानी, 3 में मौलाना आज़ाद, 4 में कलीमुद्दीन अहमद। अब हम आपको इतना हिंट्स दे दिए कि रिसाला अल हिलाल जिन्होंने निकाला था उन्होंने ही अल बलाग निकाला था। तो आप समझ गए होइएगा कि इसका ऑप्शन नंबर 3 है, यानी मौलाना आज़ाद ने यह अखबार निकाला था। और जब अल हिलाल को अंग्रेज़ी हुकूमत के ज़रिए बंद कर दिया गया तो मौलाना ने अल बलाग नामी एक अखबार निकाला था।
चलिए अब हम जो है लगभग आखिर तक पहुंचने वाले हैं और हम सवाल नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। गज़ल को नीम वहशी सिन्फ़े सुखन किसने कहा है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा, कलीमुद्दीन अहमद ने कहा, जोश मलिहाबादी ने कहा या मसूद हुसैन खान ने कहा? तो हमें पता है जोश मलिहाबादी क्या है। इन तीनों में तनकीद निगार एक ही है और उनका नाम है कलीमुद्दीन अहमद। मोहम्मद हुसैन आज़ाद को बहुत सारे लोग तनकीद निगार मांगते हैं, लेकिन ये असल में क्या है, तज़किरा निगार हैं और ये तज़किरा अच्छा लिखते हैं। तनकीद इन्होंने कम किया है। मसूद हुसैन खान लसानियात के प्रोफेसर रहे हैं। जोश मलिहाबादी शेरो शायरी करते थे और इन्होंने खुद नविश्त किए, बहुत ही मशहूर इनकी खुद नविश्त है यादों की बारात। तो इस हिसाब से कलीमुद्दीन अहमद जो हैं आपके ये तनकीद निगार है और इन्होंने गज़ल को नीम वसी सिन्फ़े सुखन कह दिया है। यानी कि गज़ल बहुत ज़्यादा कभी कभी कि तरक्की पसंद तहरीक की जब इब्तिदा हुई ना, तो उस वक्त सबसे ज़्यादा किसी सिन्फ को अगर निशाना बनाया गया तो वह सिन्फ है सिन्फ गज़ल। लेकिन उन तमाम के बावजूद भी आज गज़ल की मकबूलियत बहुत ही ज़्यादा है। किसी ने नीम वहशी सिन्फ सुखन कहा तो अजमतुल्लाह खान ने यहाँ तक कह दिया था कि गज़ल की गर्दन बेतकल्लुफ़ उड़ा देनी चाहिए। हालांकि उससे पहले इंतकाल कर गए थे, लेकिन हाली ने पहले ही गज़ल को बेवक्त की रागनी कहा। लेकिन एक तरफ से जो है इधर से गज़ल के मानने वाले भी थे, जिनमें रशीद अहमद सिद्दीकी हैं, जिन्होंने कहा गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। समझ रहे हैं ना। किसी ने यह भी कहा कि गज़ल शायरी नहीं इत्र शायरी है। तो चलिए इस बहस में हमें नहीं जाना है। हमें जो ये कॉल है, ये कॉल किसका है, तो कलीमुद्दीन अहमद का ये कॉल है कि गज़ल नीम वसी सिन्फ़े सुखन है। चलिए अब हम अपने लास्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं और हमारा जो आखिरी सवाल है, उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर कौन है? हम हर तरह का सवाल लेकर के आ रहे हैं। कभी तनकीद का सवाल लेकर के आ रहे हैं, कभी रिसाला का सवाल लेकर के आ रहे हैं, कभी नावल पे सवाल लेकर के आ गए हैं, कभी जो है दास्तान पे। इसी हिसाब से तरतीब दिया जा रहा है प्रैक्टिस सेट कि आपका एक भी सवाल ना छूटे और हर सवाल के अंदर हम 5-7 सवाल का जवाब बताते हुए चल रहे हैं। तो इसलिए आप जो है हमारे चैनल एक एक वीडियो को आप गौर से देखिए। आप हो सके तो नोट्स बना लीजिए, बेहतर होगा आपके लिए। आपके जो भी एग्जाम आने वाले हैं उन तमाम एग्जाम को ये कवर करेगा ये वीडियो। और उर्दू के जो एग्जाम खासतौर से 6 to 8 हो, 9, 10 और 11, 12 तीनों जुमरे के लिए ये वीडियो काफ़ी कारआमद साबित होने वाली है। तो आप जो है इसका नोट्स बनाइए और कमेंट कीजिए। जो भी आपको कन्फ्यूजन अगर आपको के दिल में है या कोई भी चीज़ नहीं समझ में आए, कोई भी सवाल, तो आप उसका कमेंट करके हमसे जवाब हासिल कर सकते हैं। तो इसका जो जवाब है वह ऑप्शन नंबर 1 यानी कुली कुतुब शाह उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर हैं और ये कुतुब शाही अहद के बादशाह थे। कुतुब शाही जो दरबार था ये दक्कन से इनका ताल्लुक़ था। तो इस तरह से आज हम एक पूरा अपने आज के प्रैक्टिस सेट को हमने मुकम्मल कर लिया है और 20 सवालों का ये प्रैक्टिस सेट था, जिसमें आज बहुत सारी बातें बताई गई, जिनमें हम ये सीखे कि पहला नावल कौन है, पहले नावल निगार कौन है, पहला दास्तान कौन है, पहले दास्तान निगार कौन है, तनकीद की इब्तिदा कहाँ से हुई, मुकद्दमा शेर व शायरी के मुसन्निफ़ कौन है, आब हयात के मुसन्निफ़ कौन है, सबरस के मुसन्निफ़ कौन है। तो इस तरह से बात अलबलाग और अलहलाल कहाँ से निकलता था, मौलाना आज़ाद की पैदाइश कहाँ हुई, अल्लामा इकबाल की पैदाइश कहाँ हुई, इन तमाम चीज़ों को हमने आज समझने की कोशिश की है। और अगर कोई कमी रह गई हो, कोई भी खामी रह गई हो जिसका जवाब आपको जानने की ज़रूरत है, तो आप कमेंट कीजिए। कमेंट में हम ज़रूर उस सवाल का जवाब देंगे। और फिर आखिर में चलते चलते आप तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए बस एक ही चीज़ कहेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और इसका लिंक जो है अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। जब तक के लिए इतना ही, शुक्रिया।